नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं आपके साथ आशा झा। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन देने का अभियान पूरे देश में जोर शोर से जारी है, लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण ज्यादातर टीकाकरण केंद्रों पर इसकी शुरुआत ही नहीं हो पाई है। यही नहीं, टीकाकरण के इस महाअभियान से वो लोग भी मुश्किल में पड़ चुके हैं जिन्हें वैक्सीन का दूसरा डोज लेना है। देखिए कैसे। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन ड्राइव का तीसरा चरण जारी है। दिल्ली के 76 सरकारी स्कूलों में बने टीकाकरण केंद्रों में 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन जारी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने विनोद नगर में वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। सिसोदिया ने दिल्ली में वैक्सीनेशन ड्राइव का ब्यौरा दिया, तो साथ ही यह भी बताया कि वो वैक्सीन के लिए लगातार कंपनियों से संपर्क में है। आज दिल्ली सरकार के 76 स्कूलों में ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसी स्कूल में पैरेलल 5 सेंटर्स बनाए गए हैं। तो इस तरह से पूरी दिल्ली में इस वक्त आज 301 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों के लिए। लगातार कंपनियों के संपर्क में हैं और वो जैसे, क्योंकि परसों उन्होंने 4.5 लाख दी है, धीरे धीरे और भी दे देंगे। न्यूज 24 ने न्यू अशोकनगर के टीका केंद्र का जायजा लिया। युवा वैक्सीन को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। दिल्ली में लगातार वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। 18 साल से 44 साल के लोगों के लिए दिल्ली में करीब 77 केंद्र बनाए गए हैं। हम लोग फिलहाल राष्ट्रीय कन्या विद्यालय में खड़े हुए हैं अशोकनगर में, और इस समय ये लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवा के आए हैं। तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। आज जो वैक्सीन लगवाई है, कम से कम संतुष्टि दिमाग में आई कि हालात जो बने हुए हैं उससे कम हाँ बिल्कुल, वैक्सीन है पूरी तरह सुरक्षित है। और जो भी युवा हैं, युवतियाँ हैं, आप लोग अपना नंबर आने पर प्लीज़ वैक्सीन लगवाइए, यही एक उपाय है। केंद्र सरकार के अधिकार वाले दिल्ली में बड़े अस्पतालों में टीकाकरण शुरू नहीं हो पाया है, चाहे एम्स हो, आरएमएल या फिर सफदरजंग अस्पताल। यहाँ वैक्सीन लेने के लिए लोग रजिस्ट्रेशन तो करा रहे हैं, लेकिन किसी को भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी कुछ केंद्रों पर दूसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लंबी लंबी कतारें लगी है। मध्य प्रदेश में 18 प्लस के वैक्सीनेशन का अभी कोई अता पता नहीं है, लेकिन 45 प्लस वैक्सीनेशन के लिए भी लोगों को लंबी कतार में लगना पड़ रहा है। ये देखिए राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल के हाल, यहाँ पर अभी सिर्फ 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन आप भीड़ देखिए, आप लोगों की कतार देखिए। क्योंकि व्यवस्था पूरी तरह से अपडेट नहीं है और कई जो सेंटर्स हैं वो भी कम कर दिए गए हैं। और इधर देखिए कि लोग किस तरह से लाइन में लगे हुए हैं, कतार में लगे हुए हैं इस बात के लिए कि उनको वैक्सीनेशन हो सके। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की राजधानी में भी टीका केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। लोगों को वैक्सीन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को भी तार तार किया जा रहा है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के एक वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर मौजूद हूं और आप देखिए कि एक तरफ जहां सरकार की तरफ से सख्ती बढ़ाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो वैक्सीनेशन है उसको लेकर भी लोगों में काफी जागरूकता देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं जो वैक्सीनेशन के लिए यहां पर आए हुए हैं। हालांकि नंबर के हिसाब से सबको अंदर बुलाया जा रहा है और उनका वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? निखिल। आपका नंबर आ गया? हाँ, हो गई, लग गई वैक्सीन, लग गई। कितना समय लगा? हम यहाँ वेट किया है कम से कम 1.5 घंटा। हाँ, नंबर लाने के बाद पहले कल रजिस्टर करा दिया, फिर भी 1.5 घंटा यहाँ वेट करना पड़ रहा है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच जम्मू कश्मीर में 18 साल से ऊपर वालों का टीकाकरण जारी है। लोग इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देश के कई राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के खात्मे के लिए 18 प्लस लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू के गांधीनगर में वैक्सीनेशन सेंटर में। यहाँ पर आप देखिए कि लगातार जो लोग हैं 18 प्लस से ऊपर के युवा हैं, जो उससे ऊपर के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं ताकि कोरोना के खात्मे के लिए जो वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हुआ है ये भी वैक्सीनेशन ले। और ये देखिए यहाँ पर जो आता है बाकायदा उसको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। उसके बाद जो स्लॉट अलॉट होता है, जो टाइमिंग अलॉट होती है, जिस जगह पर बताया जाता है कि आपको उस जगह पर जाना है, वहां पर आते हैं। और ये देखिए युवा जो है वो हमें यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ये वो युवा हैं जो चाहते हैं कि कोरोना के खात्मे के लिए जो सरकार ने प्रयास किया है कि कोविड वैक्सीनेशन जो है वो दी जाए। आपको वैक्सीनेशन मिली है, खुश हैं आप? हाँ जी, थैंक यू सो मच। आपको जो सरकार का प्रयास है कि 18 प्लस लोगों को वैक्सीनेशन जल्द से जल्द लगानी चाहिए। ऑफ कोर्स, इससे हम इंडिया को सेव कर सकते हैं और अपने आप को सेव कर सकते हैं। एंड आई थिंक एवरीबडी इज एजुकेटेड इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये जो सिचुएशन है दिस विल गेट वर्स्ट अगर हम लोग वैक्सीनेट नहीं करेंगे। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट योरसेल्फ इम्यून। 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन देने के अभियान में काफी मुश्किलें भी पेश आ रही हैं। जिनकी उम्र 45 से ऊपर है वो वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं। मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी जंबो सेंटर में वैक्सीन की किल्लत से लोग परेशान हैं, बेहद नाराज भी हैं।
मुंबई के अलग अलग सेंटर्स में सीनियर सिटीजन या कहें कि 45 साल से उम्र से ज़्यादा के लोग अभी भी वैक्सीन करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। ऐसे में लोग जो हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं और सवाल पूछ रहे हैं मुंबई महानगर पालिका से, प्रशासन से कि आखिर वैक्सीन क्यों उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कल हम यहाँ पे आए थे, हमको बोला गया था कि कल अपॉइंटमेंट वाले को मिलेगा और आज के लिए आप सीनियर सिटीजन वाले जो भी हो उनको सबको आज लाइन से मिल जाएगा। हम पार्ला से आते हैं, हम दूसरी बार यहाँ पे आए और अभी हमको बोलते हैं कि इधर सिर्फ अपॉइंटमेंट वाले को है, पेपर में दिया हुआ है। पेपर में तो वैसे भी बोला था कि 3 दिन बंद रहेगा, फिर चालू कैसे रख दिया है। तो हम लोग यहाँ से वहाँ हैरान हो रहे हैं। हमको उनको सीनियर सिटीजन वाले उनको सेकंड डोज, पहले सेकंड डोज का भी प्रायोरिटी तो होना चाहिए ना, वो भी हमको नहीं दे रहे हैं। अलग अलग सेंटर्स का यही हाल है कि लोग जो हैं भारी संख्या में अलग अलग सेंटर्स पहुंच रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन उपलब्धता ना होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन दिलीप औरे के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। और क्या सरकार ने मार्च के बाद वैक्सीन निर्माता कंपनियों को टीके का ऑर्डर ही नहीं दिया? मीडिया में दरअसल आई इन खबरों को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। और यही नहीं, टीका बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने भी सरकार के जवाब को सही ठहराया है। हम लोगों ने 100% एडवांस देते हुए 1732 करोड़ रुपए हमने सीरम इंस्टीट्यूट को नेक्स्ट 11 करोड़ डोजेस के लिए रिलीज भी कर दिया था, जो कि 28 तारीख को रिलीज हो गया था, जिसमें कि हमने मई, जून और जुलाई की वैक्सीन का उनको ऑर्डर प्लेस किया है। इसी तरीके से 10 करोड़ कोविशील्ड के जो हमें अभी तक पिछले ऑर्डर जो हमने बताया ना आपने 10 करोड़ का था, उसमें से 8.74 करोड़ हमें रिसीव भी हुई। कोरोना वैक्सीन को लेकर मीडिया में चल रही खबरों को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार ने आंकड़ों और तारीखों के साथ यह ब्यौरा पेश किया है कि सरकार ने कब और कितने वैक्सीन के ऑर्डर दिए और उसके लिए कितने पैसे दिए। कोविशील्ड बना रही सीरम इंस्टीट्यूट ने भी सरकार के इस बयान का समर्थन किया है और मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने ट्वीट किया, हम सरकार के इस कथन का समर्थन करते हैं। हम पिछले 1 साल से भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और भारत सरकार के सहयोग के लिए धन्यवाद भी करते हैं। हम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कमिटेड हैं। देश में कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला फिलहाल लंदन में है। हाल ही में पूनावाला ने लंदन में एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में आरोप लगाया है कि भारत के कई शक्तिशाली नेता और बिजनेसमैन उन्हें फोन कर धमका रहे हैं। इनमें कुछ मुख्यमंत्री भी शामिल हैं और इसी वजह से वो भारत छोड़कर लंदन चले गए हैं। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि अगर कोई भी उन्हें धमकी दे रहा है तो उसका नाम बताना चाहिए, उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी। अदार पूनावाला ने जो स्टेटमेंट किया था कि मैं अब इंडिया वापस नहीं आऊंगा और मुझे बड़े नेताओं ने धमकी दी है, ऐसा जो वक्तव्य उनका आया तो हमने उनको ये आपके माध्यम से ये बताना चाहते कि देश में उनको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। आज देश के लिए, देश की जनता को बचाने के लिए उन्हें वैक्सीनेशन का काम इंडिया में ही करना है। इंडिया के लोगों को वैक्सीनेशन देना है और उनकी जानें बचाना है। उनको कुछ भी हो तो कांग्रेस उनके साथ रहेगा, उनकी पूरी सुरक्षा का जवाबदारी कांग्रेस लेंगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर रोकने के लिए केंद्र सरकार को वैक्सीन पॉलिसी पर दोबारा विचार करने को कहा है। तो साथ ही ये भी कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों को संपूर्ण लॉकडाउन का विचार करना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किया जाता है तो इससे पहले समाज के कमजोर तबके की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। केंद्र सरकार का दावा है कि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी दूर हो चुकी है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट नजर आ रहा है। आए दिन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की सांसें उखड़ रही हैं, लोग लगातार दम तोड़ रहे हैं। केंद्र सरकार का दावा है कि देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन कर्नाटक के चामराजनगर की ये तस्वीर सरकार के दावों को झुठला रही है। यहाँ एक ही अस्पताल में 24 लोगों की सांसें ऑक्सीजन न मिलने से टूट गई। चंद मिनटों में 24 लोगों ने दम तोड़ दिया। अस्पताल में चीख पुकार मच गई। जिला अस्पताल में कोरोना और नॉन कोविड मरीजों का इलाज चल रहा था। कई मरीज वेंटिलेटर पर थे, तभी अचानक ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई और इसी के साथ 24 लोगों की धड़कनें भी ठहर गई।
मौत की सूचना मिलते ही रोते बिलखते परिजन अस्पताल के बाहर पहुंचे। दर्द और गुस्सा हंगामे में बदल गया। जल्दी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच का आदेश दिया गया, कार्रवाई का आश्वासन भी दिया, लेकिन कोई भी कार्रवाई जिंदगी नहीं लौटा सकती है। ये बात उन सभी को मालूम थी जिनके अपने ऑक्सीजन की कमी से हमेशा के लिए दूर हो गए। कर्नाटक के चामराजनगर में ऑक्सीजन की कमी से 24 लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। तो वहीं विपक्ष सरकार से तीखे सवाल कर रही है। कर्नाटक कांग्रेस ने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा है, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी सत्ता पर सवालों की बारिशें कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ये मौतें हैं या हत्या, इनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। सिस्टम के जागने से पहले लोगों को और कितनी पीड़ा सहनी पड़ेगी। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने तो इसे सीधे सीधे हत्या बता डाला। सुरजेवाला ने ट्वीट कर दिया, येदियुरप्पा सरकार की लापरवाही के कारण हत्या हुई है। स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। क्या येदियुरप्पा जी इन मौतों की नैतिक जिम्मेदारी लेंगे? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में भी रविवार 14 लोगों की सांसें टूट गई। परिजनों ने कहा कि मरीज की मौत ऑक्सीजन न मिलने से हुई है, जबकि प्रशासन ने इसे अफवाह बताकर खारिज कर दिया। प्रशासन ने कहा कि जिनकी मौत हुई वो उम्रदराज थे और पहले से ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। यूपी के मेरठ में भी रविवार को ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से 5 मरीजों की मौत हो गई। न्यू टीमा हॉस्पिटल में कोविड और नॉन कोविड दोनों तरह के मरीजों का इलाज हो रहा था। शाम को अचानक 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे और वहां हंगामा करने लगे। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया, तो वहीं सीएमओ ने घटना की जांच के आदेश दे दिए। मेरे संज्ञान में 5 लोगों को एक्सपायर हुए हैं पूरे दिन के अंदर, और ये जांच का विषय है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है या किस कारण से हुई है। गुजरात के अस्पताल भी ऑक्सीजन की भारी कमी से जूझ रहे हैं, तो वहीं कई अस्पताल मरीजों के परिजनों को ऑक्सीजन की व्यवस्था करने को कह रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण कई अस्पतालों ने मरीजों के लिए अपने दरवाजे ही बंद कर दिए हैं। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच ऑक्सीजन की किल्लत ने कई राज्यों में परेशानियां खड़ी कर दी हैं। गुजरात भी उससे अछूता नहीं है। मैं इस समय 16 सिविल अस्पताल पर मौजूद हूं। ये जो 16 सिविल अस्पताल का गेट है, इस गेट को 2 दिनों तक बंद करने की नौबत आ गई थी, और वो नौबत इसलिए आई थी कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई थी। अस्पताल प्रशासन को लगा था कि उनके पास सिर्फ 4 घंटे का ऑक्सीजन है और उसके बाद वो बाकी के पेशेंट्स को ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे, लिहाजा 2 दिनों तक इस गेट को बंद करके नए एडमिशन नहीं लिए गए थे। और उसके बाद में किसी तरह से जब ऑक्सीजन मैनेज हुआ तब ये गेट खोला गया है। अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल में 19 टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन सप्लाई सिर्फ 15 टन ही हुई। ऐसे में अस्पताल भी परेशान है और मरीजों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। जो ऑटो का सप्लाई आ रहा था उसकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट 100 पेशेंट मोर ज़्यादा हो गए थे कि जिसको ऑटो की ज़रूरत थी, और ऑटो की सप्लाई की काफ़ी शॉर्टेज हो गई थी। तो एक समय ऐसा आ गया था कि हमारे पास ऑटो 3-4 घंटे के लिए बिल्कुल खलास हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी हुई थी। तो फॉर्चुनेटली मैनेज हो गया, लेकिन हमें उस समय इमीडिएटली पेशेंट को एडमिट करने के लिए बंद कर देना पड़ा। देश में कोरोना महामारी से निपटने और मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने कई अहम फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक नीट पीजी परीक्षा कम से कम 4 महीने के लिए स्थगित की जाएगी। एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्रों की सेवा हल्के कोविड-19 लक्षण वाले परिजनों की मॉनिटरिंग के लिए की जाएगी। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम पास नर्सों की सेवाएं सीनियर डॉक्टरों की निगरानी में फुल टाइम नर्सिंग ड्यूटी के लिए ली जाएंगी। कोविड-19 ड्यूटी के 100 दिन पूरे करने वाले मेडिकल कर्मचारियों को आने वाली सरकारी नौकरी की भर्तियों में प्रमुखता दी जाएगी। मेडिकल इंटर्न की ड्यूटी भी कोविड मैनेजमेंट में सीनियर डॉक्टरों की देखरेख में लगाई जाएगी। रविवार को पीएम मोदी ने विशेषज्ञों के साथ देश में कोरोना संकट को लेकर बैठक की थी और इस महामारी से लड़ने के लिए संसाधनों की समीक्षा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी 5 मई को तीसरी बार बंगाल के सीएम पद की शपथ लेंगी। टीएमसी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद ममता बनर्जी ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है, लेकिन बंगाल में अब भी राजनीतिक हिंसा का दौर जारी है और इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब जवाब मांगा है।
बंगाल में अधिकांश एग्जिट पोल के अनुमानों को खारिज करते हुए प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली टीएमसी मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आज तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों ने फिर से अपना नेता चुन लिया। नेता चुने जाने के बाद टीएमसी मुखिया राजभवन पहुंची और राज्यपाल ओपी धनखड़ से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। ममता बनर्जी 5 मई को तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन नंदीग्राम से अपनी हार उन्हें हजम नहीं हो रही है। ममता ने ईवीएम में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, तो वहीं ये भी दावा किया कि रिकाउंटिंग की मांग करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर को जान से मारने की धमकी दी गई। रिटर्निंग ऑफिसर बोलছে যে আমি যদি রিকাউন্টিং দিই আমার লাইফ এন্ড ডেথ কোশ্চেন 4 ঘন্টা সার্ভাই যেটা সার্ভাইয়ার আছে সেটা ওকে পুরো ডাউন করে রেখে দিয়েছিল। সব সাংবাদিকরা দেখলো, অ্যানাউন্স করে দিল, ইলেকশন কমিশন অ্যানাউন্স করে দিল, গভর্নর আমাকে ফোন করলো, তারপর হঠাৎ সব উল্টে গেল। আমি তো এরকম কোথাও দেখিনি যে এত বড় মাফিয়াগিরি। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले कर रही है। बंगाल के चुनावी नतीजे आने के बाद बीजेपी दफ्तरों और पार्टी नेताओं पर भी हमले हो रहे हैं। रविवार को शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ था। हिंसा की इन घटनाओं को लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हुई हिंसा पर गृह मंत्रालय सख्त हो गया है। गृह मंत्रालय ने इस बाबत ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।